नमस्कार स्टूडेंट्स, आज अपने करने जा रहे हैं कोर डेटा का लेक्चर नंबर 44। कोर डेटा का लेक्चर नंबर 44 जो कि बीएससी सेकेंड ईयर बीएससी सेकेंड ईयर के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। देखिएगा स्टूडेंट, अपने जो कल टॉपिक चल रहा था उस टॉपिक का नाम था हर्डमानिया के अपने टेस्ट या चोल को देखा। उसके बाद में उसकी मेंटल एंड बॉडी के मेंटल एंड जो प्रवार होता है उसको देखा। उसके बाद में अपने जो हर्डमानिया था उसके अंदर जो उसकी सिलोम या कैविटी थी उसके बारे में अपने बात की थी। तो आपको थोड़ा सा मैं कल का जो टॉपिक है उसके बारे में हल्का सा बताता हूँ, उसके बाद में अपने इस टॉपिक पर आते हैं। कल अपने ये देखा था कि जो हर्डमानिया होता है उसके बाहर का आवरण टेस्ट या चोल होता है। चोल के ठीक नीचे क्या पाया जाता है? मेंटल पाया जाता है, प्रवार पाया जाता है। मेंटल जो है ये तो जो टेस्ट या चोल जब घिस जाता है तो नए टेस्ट या चोल का निर्माण करता रहता है, क्योंकि मेंटल जो है उसके अंदर 3 लेयर पाई जाती है, आउटर एपिडर्मल, मेसेनकाइम और इनर एपिडर्मल। ये तीनों लेयर मिलकर के मेंटल का निर्माण करती है। फिर आपको बताया था कि जो हर्डमानिया है उसकी जो फेरिंग्स है वो बहुत बड़ा भाग होता है, जिसको हम फेरेंजियल बास्केट भी कह सकते हैं। फेरिंग्स या फेरेंजियल बास्केट भी कह सकते हैं, क्योंकि टोकरी नुमा होती है, इसके अंदर अनेक सारे छिद्र पाए जाते हैं जो अपने अभी डिस्कस करेंगे। तो फेरिंग्स के चारों ओर का जो भाग है वो उसकी सिलोम कहलाती है। और इसकी सिलोम जो चूँकि इसके अंदर आंतरांग पाए जाते हैं जिसको हम एट्रियम भी कहते हैं। और सिलोम जो है या एट्रियम जो है वो फेरिंग्स के चारों ओर स्थित होती है। और फेरिंग्स के जो चारों ओर स्थित होती है तो इसको हम एट्रियल कैविटी भी कह सकते हैं, एट्रियल कैविटी भी कह सकते हैं, या फेरेंजियल कैविटी भी इसको कह सकते हैं। पेरीफेरेंजियल कैविटी भी इसका नाम अपने देख सकते हैं। अब देखिएगा स्टूडेंट, तो जो फेरिंग्स है इसकी जंतु की वो श्वसन का भी काम करती है और पाचन से भी संबंधित है, जिसको आज अपने देखेंगे। आज अपना जो टॉपिक है वो है इसका डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ हर्डमानिया। अपना जो टॉपिक का नाम है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ हर्डमानिया। अब देखिएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम की यदि हम बात करें तो इसके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर 2 तरह के भाग लेते हैं। इसमें एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा डाइजेस्टिव ग्लैंड। दूसरा भाग कौन सा होता है? डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड दो इसके क्या मुख्य भाग है, जो कि दोनों मिलकर के इसका क्या है पूरा जो है डाइजेस्टिव सिस्टम का निर्माण करते हैं। अब अपने इन दोनों को यानी एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव सिस्टम आप आज तक ये पढ़ते आ रहे हैं कि कोई भी जंतु का जो पाचन तंत्र है उसकी आहार नाल और पाचक ग्रंथियों से मिलकर के बनता है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है, हर्डमानिया भी एक विकसित जंतु है कोर्डेटा का। तो इसके अंदर भी क्या है, दोनों भाग है, एलिमेंट्री कैनाल भी है और डाइजेस्टिव सिस्टम भी है। एलिमेंट्री कैनाल जिसको आहार नाल कहा जाता है, डाइजेस्टिव ग्लैंड जिसको क्या कहा जाता है? पाचक ग्रंथियां कहा जाता है। एलिमेंट्री कैनाल जो होती है इसके अंदर जो इसके हम बात करें भाग कौन कौन से होते हैं, इसके अंदर जैसे मुख है, बक्कल कैविटी है, फेरिंग्स है, ओइसोफेगस है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, और उसके बाद में रेक्टम है, एनस है और क्लोएका है। ये सारे भाग किसके हैं? एलिमेंट्री कैनाल के। डाइजेस्टिव ग्लैंड की यदि हम बात करें तो डाइजेस्टिव ग्लैंड के अंदर इसके अंदर 2 ही पार्ट हैं। पहला पार्ट तो इसका लीवर जो अपने को दिख रहा है, कौन सा है? लीवर डाइजेस्टिव ग्लैंड होती है। दूसरी इसके अंदर पाइलोरी ग्लैंड होती है जो कि स्टमक के अंदर पाई जाती है, जिनको भी अपने आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपने जो बात करने जा रहे हैं वो इसका भाग कौन सा है? एलिमेंट्री कैनाल, यानी जिसको हम कहते हैं आहार नाल। क्या कहा जाता है हिंदी में? आहार नाल। अब इसके आहार नाल की यदि बात करें तो आहार नाल के कौन कौन से भाग होते हैं? फर्स्ट भाग जो है वो है माउथ। कौन सा है? माउथ। सेकंड है बक्कल कैविटी। सेकंड कौन सा है? बक्कल कैविटी। थर्ड है फेरिंग्स। थर्ड भाग कौन सा है? फेरिंग्स। फोर्थ है ओइसोफेगस। फोर्थ है ओइसोफेगस। फिफ्थ भाग है इसका स्टमक। सिक्स्थ भाग इसका जो है वो होता है इंटेस्टाइन। और 7th भाग जो इसका है वो है रेक्टम। और 8th भाग इसका है एनस।
और 9th भाग जो इसका क्या कहलाता है, क्लोएका। क्या कहलाता है, क्लोएका। तो ये सारे भाग मिलकर के इसका क्या बनाते हैं, आहार नाल। माउथ यानी मुख, बक्कल कटी मुख गुहा, फेरिंक्स यानी गर्सनी, ओइसोफेगस यानी गर्सिका, स्टमक यानी अमाशय, इंटेस्टाइन अंतर, रेक्टम यानी रेक्टम जिसको हम मलाशय भी कह सकते हैं, एनस यानी मलद्वार, क्लोएका यानी जिसको हम ऑस्कर भी कहते हैं। तो ये सारे भाग मिलकर के क्या बनाते हैं, इसका आहार नाल बनाते हैं। और ये यहाँ से लेकर के ये पूरा ये भाग ये भाग ये भाग और ये भाग यहाँ तक सारे सारे आहार नाल के भाग आ जाते हैं। सबसे पहले जैसे देखते हैं अपने ब्रैंकियल अपर स्तर जिसको माउथ भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, जिसको हम माउथ। तो ब्रैंकियल अपर स्तर ये रहा या माउथ ये रहा, ये इसकी क्या है, बक्कल कैविटी। ये इसका क्या है, ब्रैंकियल साइफन है। उसके बाद में ये इसका भाग जो है ये इसका फेरिंक्स वाला भाग होता है। ये कौन सा होता है, फेरिंक्स वाला भाग। ठीक है, फेरिंक्स जो है वो यहाँ से शुरू होकर के पूरा का पूरा ये भाग पूरा क्या है, इसका फेरिंक्स है। ये सबसे बड़ा भाग है, टोकरीनुमा भाग होता है। क्योंकि टोकरीनुमा भाग इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर अनेक छिद्र पाए जाते हैं, स्टिग्मेटा पाए जाते हैं, जिनको गिल स्लिट्स भी कहा जाता है। गिल स्लिट्स भी कहा जाता है, जो कि कोर्डेट के 3 जो आधारभूत लक्षण हैं उनके अंदर एक लक्षण है गिल स्लिट्स का पाया जाना या स्टिग्मेटा का पाया जाना या गिल छिद्र की बात है। तो ये पाए जाते हैं पूरी दूरी के अंदर, आप देख रहे हैं। और जो अपनी इसकी फेरिंक्स जो होती है वो सबसे बड़ा क्षेत्र आपको दिख रहा है, ये जो भाग है पूरा। तो माउथ, बक्कल कैविटी, उसके बाद में ये क्या है, ब्रैंकियल साइफन, उसके बाद में ये प्री ब्रैंकियल जोन बोला जाता है वैसे इसको, या प्री ब्रैंकियल जोन इसको, इस क्षेत्र को कहा जाता है। इन फेरिंक्स से पहले का भाग, ये पूरा भाग फेरिंक्स का ही, ये हालांकि फेरिंक्स का ही भाग है। तो ये पूरा फेरिंक्स होगी। फेरिंक्स के बाद ये भाग क्या कहलाता है, इसका ओइसोफेगस। ये कौन सा हो गया, स्टमक हो गया, पतला नलिकाकार भाग। ये इसका इंटेस्टाइन हो गया, इंटेस्टाइन लूप के रूप में होती है, ये लूप के रूप में। ये इसका भाग रेक्टम, ये क्या कहलाता है, एनस। और एनस के भाग में ये भाग जो है यहाँ, ये क्लोएका कहलाता है। क्लोएका आगे किस में खुलता है, इस साइफन में खुलता है, जिसको हम कहते हैं एट्रियल साइफन। एट्रियल साइफन एट्रियल अपर स्तर के रूप में क्या खुलता है, बाहर खुलता है। या यूँ कह सकते हैं इसका जो एट्रियल अपर स्तर वाला भाग है इसको हम क्लोएका भी कह सकते हैं। क्योंकि क्लोएका की जो परिभाषा है या क्लोएका का जो एक कार्य है वो मैंने बताया हुआ है कि क्लोएका एक ऐसा कॉमन छिद्र होता है जिससे होकर के अपने ये कह सकते हैं कि मल का त्याग किया जाता है, नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ का त्याग किया जाता है, और उसके अलावा जो भी जनन से संबंधित स्पर्म और है उनका त्याग किया जाता है। यानी कि क्लोएका एक ऐसा कॉमन छिद्र है जो कि जनन में भी सहायक है, उत्सर्जन में भी सहायक है, और जो गुदा है उसके द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में क्या होता है, सहायक होता है। तो ये वाला भाग इसको हम क्लोएका कह सकते हैं। अब देखिएगा स्टूडेंट, इसको हम थोड़ा सा पढ़ने का, डायग्राम को समझने का प्रयास करते हैं। ग्लैंड भी देख लीजिएगा, इसमें ये लीवर है, लीवर का लेफ्ट लोब और राइट लोब दोनों आगे, जो कि स्टमक के दोनों ओर पाई जाती है। पाइलोरी ग्लैंड जो है स्टमक के अंदर ही पाई जाती है, जो कि भोजन के पाचन में क्या होती है, सहायक होती है। अब देखिएगा अपने आप पूरे चित्र को समझने का प्रयास करते हैं। बहुत ही आसान डायग्राम है, कोई कठिन नहीं है, पर मैं आपको ये बता देता हूँ कि इस डायग्राम को बहुत ध्यान से इसलिए समझना आवश्यक है क्योंकि ये जो जितने भी नाम हैं माउथ से लेकर के क्लोएका तक, ये आपने बार बार पढ़े हैं 11th क्लास से, 11th के 9th 10th क्लास से लेकर के वर्तमान तक पढ़े हैं। परंतु चूंकि हर्डमानिया ऐसा जंतु है जो कि आप पहली बार पढ़ने जा रहे हैं, तो उसके अंदर थोड़ा सा आपको समझने की आवश्यकता है कि कौन सा सिस्टम है विशेष, क्योंकि इसकी फेरिंक्स जो होती है वो बहुत विशेष प्रकार की है। क्योंकि फेरिंक्स जो है वो जो है भोजन पाचन से संबंधित भी होती है और श्वसन से संबंधित भी होती है। तो उसको अपने थोड़ा सा यहाँ डिस्कस करेंगे, तो वो थोड़ा ध्यान से देखने की आपको आवश्यकता है। तो सबसे पहले देखिए, बात करते हैं अपने ये बात माउथ, आपको दिख रहा है ये माउथ जो होता है इसके अंदर 4 ओष्ठनुमा संरचनाएं इस प्रकार से पाई जाती है। ये 4 ओष्ठ से घिरी संरचना क्या होती है, माउथ होती है, इस तरह से होता है माउथ इसका। ठीक है, तो माउथ जो आपको दिख रहा है ये रहा भाग। माउथ आगे किस में खुलता है, इस बक्कल कैविटी के अंदर खुलता है। माउथ आगे किस में खुलता है, बक्कल कैविटी के अंदर खुलता है। बक्कल कैविटी जो होती है ये एपिडर्मिस द्वारा स्थित होती है, छोटी होती है और संकीर्ण होती है, और इसको स्टोमोडियम यानी मुख गुहा भी कह सकते हैं, की बात है। स्टोमोडियम या बक्कल कैविटी भी कह सकते हैं किसको, इस भाग को। तो ये छोटी होती है, संकीर्णित होती है, और जो ये अपने कह सकते हैं ब्रैंकियल अपर स्तर या माउथ से ठीक आगे का भाग होता है, मुख गुहा जिसको हम कहते हैं। और मुख गुहा जो एक्चुअल में भाग होता है वो ब्रैंकियल साइफन का ही भाग होता है। किसका भाग होता है, ब्रैंकियल साइफन का ही भाग होता है। और
यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि साथ में इस एरिया के अंदर स्फिंक्टर भी पाए जाते हैं। स्फिंक्टर क्या होता है, अवरोधक होते हैं जो इस एरिया के अंदर पाए जाते हैं। इस एरिया के अंदर स्फिंक्टर भी होते हैं, क्योंकि स्फिंक्टर का मतलब होता है मस्कुलर पार्ट होता है। हमने बात की थी सर्कुलर मसल्स पाई जाती है इस एरिया के अंदर, चाहे ये साइफन हो चाहे ये साइफन हो, यहाँ दोनों जगह स्फिंक्टर मौजूद होते हैं। स्फिंक्टर का मतलब होता है अवरोधनी। अवरोधनी का मतलब ये होता है कि इसका जो छिद्र होता है या इसका जो व्यास होता है छिद्र का, इसको कम या ज़्यादा करना आवश्यकता पड़ने पर। यदि मान लो जल जो आ रहा है अंदर वो यहाँ अंदर ज़्यादा है, तो उसको जल को रोकने के लिए इसका व्यास यदि कम करना है तो ये स्फिंक्टर या अवरोधनी क्या काम में ली जाती है। उसके अलावा यदि तेज़ी से जल को वापस यहाँ से बाहर निकालना, क्योंकि कई बार क्या होता है जो जल अंदर लिया जाता है वो यूँ कह सकते हैं कि काम में लेने योग्य नहीं होता है, या उसकी पीएच में दिक्कत हो सकती है या विषैला हो सकता है, तो उसको वो तुरंत यहीं से बाहर निकालता है। तो उस समय ये जो अवरोधनी या स्फिंक्टर होता है इसके व्यास को क्या कर देता है, ज़्यादा बढ़ा देता है, तो इस कारण जल को तुरंत बाहर निकालने में सहायक होती है। तो यहाँ पर ये स्फिंक्टर पाया जाता है, ये रहा। उसके बाद में जो ये बक्कल कैविटी आई किसमें खुलती है, ब्रैंकियल साइफन में खुलती है। ब्रैंकियल साइफन के आधार भाग में जहाँ पर के क्या शुरू होती है, अपनी फेरिंक्स शुरू होती है। फेरिंक्स से पहले का भाग क्या कहलाता है अपना, ये क्या कहलाता है, प्री ब्रैंकियल जोन। नाम लिखा ना अपनी, ये क्या कहलाता है, प्री ब्रैंकियल जोन। ये एरिया कहलाता है पूरा पूरा, क्या कहलाता है, प्री ब्रैंकियल जोन। अब प्री ब्रैंकियल जोन जहाँ से शुरू होता है, तो प्री ब्रैंकियल जोन के एक तरफ टेंटिकल्स होते हैं, क्या होते हैं, ब्रैंकियल टेंटिकल्स, और एक तरफ क्या होती है, फेरिंक्स। यानी प्री का मतलब होता है पहले, और ब्रैंकियल का मतलब होता है फेरिंक्स या ब्रैंकियल सिस्टम, और फेरिंक्स या ब्रैंकियल सिस्टम से ठीक पहले का क्षेत्र क्या कहलाता है, प्री ब्रैंकियल जोन। तो ये एरिया प्री ब्रैंकियल जोन कहलाता है, ये वाला। और प्री ब्रैंकियल जोन जो है इसके ठीक पहले क्या लगे होते हैं, ब्रैंकियल टेंटिकल्स होते हैं, और साथ में क्या होता है, स्फिंक्टर होते हैं। क्या होते हैं, ब्रैंकियल टेंटिकल्स होते हैं, और क्या होते हैं, स्फिंक्टर होते हैं। अब स्फिंक्टर का काम मैंने भी आपको बताया ही है कि ये जो है क्या काम करता है, इस ब्रैंकियल जो साइफन है इसके आकार को क्या करना, कम या ज़्यादा करना, ताकि जल की मात्रा का नियंत्रण किया जा सके। और ब्रैंकियल टेंटिकल्स जो होते हैं इनकी संख्या 64 होती है। कितनी होती है, 64 होती है, जो 5 mm लंबे, 2.5 mm लंबे, 1.5 mm लंबे और 0.5 mm लंबे टेंटिकल्स जो होते हैं। ये मैं आपको थोड़ा सा संरचना इसकी बता देता हूँ कि कैसे होते हैं। जो टेंटिकल होता है ये बहुत ही इसका मुख्य भाग होता है, क्योंकि टेंटिकल्स हमने एक बात की थी, ये एक फिल्टर फीडर एनिमल होता है। इस प्रकार से एक टेंटिकल होता है इसका। ये क्या एक टेंटिकल होता है, एक टेंटिकल ये होता है इस तरह से। और इनकी कुल संख्या कितनी होती है, 64 होती है। कुल कितनी होती है, 64 होती है। जो कहाँ पर लगे होते हैं, ये जो साइफन है ब्रैंकियल साइफन के आधार भाग में और प्री ब्रैंकियल क्षेत्र से ठीक है पहले स्फिंक्टर के पास स्थित होते हैं। इनकी संख्या 64 होती है, जिसमें से ये 5 mm लंबे, 2.5 mm लंबे और 1.5 mm लंबे और 0.5 mm लंबे होते हैं। 4 प्रकार के टेंटिकल्स होते हैं, जो संख्या में कुल कितने होते हैं, 64 होते हैं इस एरिया के अंदर। और इस एरिया को यदि हम देखें तो इस प्रकार से दिखाई देगा, टेंटिकल लगे होने के कारण। ये अगर इसका TS सेक्शन ले तो इस तरह से होगा, यूँ दिखाई देंगे, यूँ। तो एक टेंटिकल्स का काम क्या है, क्योंकि एक फिल्टर एनिमल हमने बात की थी, तो क्या होता है कि टेंटिकल्स जो होते हैं वो एक छल्लीनुमा संरचना का निर्माण कर देते हैं इस एरिया के अंदर। तो छल्लीनुमा संरचना जो होती है वो क्या करती है कि भोजन को जो है वो क्या करती है, छानने का काम करती है। जो भोजन जल के साथ यहाँ आ रहा है, या यूँ कहते हैं जल को छानने का काम करती है। हालांकि यहाँ सीलिया भी लगे होते हैं, परंतु साथ में यहाँ पर क्या है, ये टेंटिकल्स भी लगे होते हैं। जो टेंटिकल्स क्या करते हैं, भोजन को या जल को छानने का काम करते हैं, ताकि उपयोगी जो भोज्य पदार्थ है उनको क्या लिया जा सके, अंदर की ओर लिया जा सके। तो ये एक प्रश्न पूछा जाता है कई बार कि टेंटिकल्स का काम क्या है। तो टेंटिकल्स जो है मिलकर के एक छल्लीनुमा संरचनाएं बनाते हैं, जिनको क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, छलनी। और छलनी का काम क्या है, ये जो छलनी है ये जल को छानने का काम करती है, ताकि जो उपयोगी भोजन पदार्थ है वो क्या कर सके, अंदर जा सके। हालांकि टेंटिकल के ऊपर टेंटिक्यूल्स भी होती हैं। टेंटिकल के ऊपर क्या होती है, टेंटिक्यूल्स भी होती हैं। जो टेंटिक्यूल्स जो होती हैं इनकी संख्या लगभग कितनी होती है, 12 होती है। और ये 12 जो टेंटिकल्स के ऊपर इस तरह से क्या होती है, लगी होती है, जिसके कारण इनकी सतह का क्षेत्रफल क्या होता है, और ज़्यादा बढ़ जाता है। जो अपने के डायग्राम में बनाएंगे इस तरह से टेंटिक्यूल्स होती हैं, इनके ऊपर एक टेंटिकल के ऊपर 12 होती हैं। और ये क्या करती है, उस क्षेत्रफल बढ़ा देती है टेंटिकल का, ताकि भोजन को और या जल को और अच्छे से छान लिया जा सके। उसके बाद में जो नेक्स्ट अपना भाग है वो है फेरिंक्स। फेरिंक्स आपको दिख रहा है, तो ये बक्कल कैविटी या माउथ हो गया, ये माउथ हो गया, बक्कल कैविटी हो गई। बक्कल कैविटी का ये भाग स्फिंक्टर होता है। स्फिंक्टर के अंदर साइफन होता है। माउथ
बक्कल कैविटी, और ये क्या हो गया, ब्रैंकियल साइफन हो गया। ब्रैंकियल साइफन के अंदर दो चीज़ें अपनी स्फिंक्टर और ब्रैंकियल टेंटिकल्स दोनों के कार्य मैंने बता दी। उसके बाद में अगला भाग कौन सा होता है, अपना फेरिंक्स होती है। फेरिंक्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट भाग है, क्योंकि जो श्वसन और पाचन दोनों से क्या होता है, इसका संबंध होता है। अब देखिएगा जो इसकी फेरिंक्स होती है ये एट्रियल कैविटी का अधिकांश भाग घेरा होता है। कल अपने डायग्राम बनाया था, अगर आपको थोड़ा सा याद है तो अपने इस तरह से, अगर थोड़ा सा अगर आपको ध्यान होना चाहिए इस तरह से, कल अपने एक डायग्राम यूँ बनाया था, तो आपको यूँ एक सेक्शन हमने बनाया था इस तरह से। तो ये भाग जो होता है ये बहुत बड़ा भाग होता है, ये टीए सेक्शन लिया था। ये भाग जो है ये क्या कहलाता है, इसकी फेरिंक्स कहलाता है। और फेरिंक्स के अंदर इस प्रकार से आपने यूँ बनाए थे ये संरचनाएं। तो ये जो संरचनाएं होती हैं इनको कहा जाता है ब्रैंकियल फोल्ड्स। क्या कहा जाता है, इनको ब्रैंकियल फोल्ड कहा जाता है। और ये ब्रैंकियल फोल्ड क्या करते हैं, ये गर्स इस फेरिंक्स के अंदर की ओर पाए जाते हैं, अपने को बाहर से अब नहीं दिख रहे, क्योंकि ये हमने क्या लिया, साइड व्यू लिया है डायग्राम का। क्या लिया है, डाइजेस्टिव सिस्टम का साइड व्यू लिया है। तो जिसके अंदर अपने को क्योंकि बाहर से देख रहे हैं, एक साइड की दीवार दिख रही है फेरिंक्स की, तो अपने को ये फोल्ड नहीं दिखेंगे, जिनको ब्रैंकियल फोल्ड कहा जाता है। ये फेरिंक्स के ठीक अंदर स्थित होते हैं, जिसके कारण के सतह का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये देखिएगा इस तरह से फेरिंक्स होती है। ये क्या हो गया, इसका ट्यूनिक या कवच हो गया या खोल हो गया बाहर का। यहाँ पर ये क्या होती है, अंदर आपको बताया ही था, ये क्या होती है, इसकी मेंटल होती है, अगर कल याद है थोड़ा सा। मेंटल के बाद में ये क्या, एट्रियल कैविटी होती है। क्या होती है, एट्रियल कैविटी होती है। और ये क्या होती है, इसकी फेरिंक्स होती हैं। इस प्रकार से कल अपने एक डायग्राम बनाया था, उसके अंदर आप देख सकते हो। तो देखिएगा फेरिंक्स बहुत बड़ा भाग है, बहुत क्या है, बहुत बड़ा भाग है। और फेरिंक्स के इस एरिया के अंदर, यहाँ पर इस एरिया के अंदर क्या होता है, खाली स्थान होता है, जिसको कहा जाता है एट्रियल कैविटी। क्या कहा जाता है, जिसको एट्रियल कैविटी, एट्रियल कैविटी भी कह सकते हो, या पेरी ब्रैंकियल कैविटी भी अपने कह सकते हैं इसको। एट्रियल कैविटी या पेरी ब्रैंकियल कैविटी, जो खाली स्थान दिख रहा है। तो ये कवच हो गया, ट्यूनिक हो गया, ठीक है। उसके बाद में ये मेंटल हो गया। मेंटल के यहाँ पर ये क्या होती है, खाली स्थान होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, एट्रियल कैविटी या पेरीब्रैंकियल कैविटी भी कह सकते हैं की बात है, यानी फेरिंक्स के दोनों ओर स्थित होती है। अच्छा, कल आपको ये बताया था कि जो अपनी फेरिंक्स है इसको साध्य हुए रखने का काम ट्रबिकुली करती हैं। और ये ट्रबिकुली जो है या संबंधक जिनको कहा जाता है, ये खोखली संरचनाएं होती हैं, जो क्या करती है, इस फेरिंक्स को इस मेंटल से जोड़े हुए रखती है, ताकि ये बीच में सधी हुई रह सके। सधी हुई का मतलब बीच में फिक्स रह सके। उसके अलावा ये ब्रैंकियल फोल्ड है, जो कि फेरिंक्स के अंदर ही पाए जाते हैं, जो कि सतह का क्षेत्रफल और अधिक बढ़ा देते हैं। अब देखिएगा ये तो थी अपने कल की पोजीशन। अब ये फेरिंक्स अपने साइड से दिख रहे हैं आपको। अब फेरिंक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये श्वसन और पाचन दोनों का काम करती है। अब इसके अंदर क्या होता है कि कुछ विशेष क्षेत्र पाए जाते हैं, जिनकी मैं आपको थोड़ी सी बता देता हूँ कि इसके अंदर दो मेन चीज़ होती हैं। पहली चीज़ जो होती है वो होती है प्री ब्रैंकियल जोन। आपको दिख रहा है, प्री का मतलब पहले, ब्रैंकियल यानी फेरिंक्स, और जोन का मतलब क्षेत्र, यानी ये जो दिख रहा है आपको प्री ब्रैंकियल जोन, ये प्री ब्रैंकियल जोन यानी ये फेरिंक्स है पूरी, फेरिंक्स से ठीक पहले का क्षेत्र। और जो ब्रैंकियल स्फिंक्टर है, ब्रैंकियल साइफन है, ब्रैंकियल साइफन के बाद में और फेरिंक्स से पहले का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, प्री ब्रैंकियल जोन। यानी प्री का मतलब पहले, ब्रैंकियल मतलब फेरिंक्स, और जोन मतलब क्षेत्र, ये क्षेत्र ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है, इसके भी मैं आपको रीजन बताता हूँ कि यहाँ पर दो पेरीफेरेंजियल बैंड पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, पेरीफेरेंजियल बैंड पाए जाते हैं। दोनों पेरीफेरेंजियल बैंड के बीच में बीच में एक पेरीफेरेंजियल ग्रुप पाई जाती है। तो इन पेरीफेरेंजियल बैंड और पेरीफेरेंजियल जो ग्रुप होती है, इनके अंदर छोटे छोटे सीलिया लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं, छोटे छोटे सीलिया। अब देखिएगा मैंने आपको एक बात बताई थी अभी कि ये जो एरिया है यहाँ पर क्या लगे होते हैं, 64 टेंटिकल्स होते हैं, जो 4 प्रकार के होते हैं आकार में, जो छलनी की तरह काम करते ही करते हैं। तो ये तो भोजन या जल को छाने ही छानेंगे या भोजन को छाने ही छानेंगे। प्लस में ये जो प्री ब्रैंकियल जोन है, यहाँ पर जो पेरीफेरेंजियल बैंड और पेरीफेरेंजियल ग्रुप होती है, इसके अंदर भी सीलिया लगे होते हैं। वो भी भोजन को क्या करते हैं, छानने का कार्य करते हैं। यानी टेंटिकल छानेंगे, फिर भोजन यहाँ प्री ब्रैंकियल जोन के अंदर भी छनता है और छानेगा। यहाँ पर कौन छानेगा, यहाँ पर पाए जाने वाले सीलिया। और टेंटिकल्स जो है वो इस प्रकार की संरचनाएं, बड़ी संरचनाएं होती हैं। और टेंटिकल्स के ऊपर टेंटिक्यूल्स लगी होती है, जो संख्या में 12 होती है। एक टेंटिकल के ऊपर होती है ये 12। अब देखिएगा यहाँ सीलिया है, यहाँ टेंटिकल्स है, तो भोजन को अच्छे से छान देंगे। अब जो भोजन है वो आगे किस में आता है, फेरिंक्स में आता है। अब फेरिंक्स की यदि हम बात करें तो फेरिंक्स आपको दिख रही है, बहुत बड़ा क्षेत्र होता है। और फेरिंक्स के ऊपर जो है, जो आप देख सकते हैं कि कुछ विशेष छिद्र आपको दिखाई दे रहे हैं, जिनको क्या कहा जाता है, स्टिग्मेटा कहा जाता है, गिल स्लिट्स कहा जाता है। इनकी संख्या लगभग 2 लाख होती हैं। कितनी होती है, 2 लाख होती हैं।
इन स्टिग्मेटा की संख्या। उसके बाद में स्टिग्मेटा पूरी फेरिंक्स में चारों तरफ होते हैं, आपको ये मैं बताता हूँ, पूरी फेरिंक्स में चारों तरफ होते हैं। अब इन स्टिग्मेटा का काम क्या है कि ये फेरिंक्स को किससे जोड़े रखते हैं। ये देखो ये एरिया कौन सा है अपना, एट्रियल कैविटी या पेरीब्रैंकियल कैविटी है ना ये रही। तो जैसे ये इस तरह से बीच बीच में ये छिद्र हैं, ये देखो ध्यान से। तो इन छिद्रों को स्टिग्मेटा या गिल स्लिट्स कहा जाता है और इनकी सहायता से जो ये फेरिंक्स है ये इस एट्रियल कैविटी के संपर्क में रहती है। यानी ये कह सकते हैं कि फेरिंक्स में जो जल आएगा वो इन स्टिग्मेटा की सहायता से ही कहाँ पर आता है, इस एट्रियल कैविटी में आता है। अब देखिएगा स्टूडेंट, इस जो स्टिग्मेटा जितने भी हैं इनके चारों ओर यूँ इस प्रकार से यूँ यानी ये अनुदैर्ध्य होती है, ये क्या होती है, अनुप्रस्थ। ये अनुदैर्ध्य है और ये क्या होगी, अनुप्रस्थ। ब्लड वेसल्स होती है, इनके बीच में क्या होते हैं, स्टिग्मेटा होते हैं एक्चुअल में। तो ये ब्लड वेसल्स हैं और ये स्टिग्मेटा है। अब देखिएगा इनका काम क्या है कि जो जल यहाँ फेरिंक्स में आता है वो जल अब इन स्टिग्मेटा से निकल करके एट्रियल कैविटी में आता है। तो एट्रियल कैविटी में जब आता है तो उस जल के अंदर ऑक्सीजन होगी, तो ऑक्सीजन लेने का काम कौन करते हैं, ये अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ यानी लॉन्गिट्यूडिनल और जो ट्रांसवर्स ब्लड वेसल्स है वो क्या करती हैं, ऑक्सीजन ले लेते हैं, बदले में उस जल के अंदर क्या छोड़ देती है, CO2। तो ये श्वसन में भी इस प्रकार से क्या है, सहायक है। तो कहने का मतलब स्टिग्मेटा और ट्रांसवर्स और जो लॉन्गिट्यूडिनल ब्लड वेसल्स है वो किसकी दीवार में पाए जाते हैं, इसे फेरिंक्स की दीवार में पाए जाते हैं। अब फेरिंक्स के अंदर दो चीज़ और पाई जाती हैं, मैं आपको बताता हूँ। एक तो होती है डोर्सल लैमिना और एक होती है एंडोस्टाइल, आपको दिख रही है। एंडोस्टाइल ध्यान से सुन लीजिएगा, क्या चीज़ होती है। एंडोस्टाइल हमारी थायराइड ग्रंथि के समान एक समजात अंग है जो इसके अंदर पाया जाता है। अब देखिएगा इसमें क्या होता है कि एंडोस्टाइल कहाँ पाई जाती है, फेरिंक्स के फर्श में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, फेरिंक्स के फर्श में पाई जाती है। और ये कुछ नहीं है, इसके अंदर एक खांच होती है। एंडोस्टाइल क्या है, एक खांच होती है, कहाँ पर, फेरिंक्स के फर्श में एक पाई जाने वाली खांच है जिसके अंदर श्लेष्मा स्त्राव करने वाली ग्रंथियाँ होती है और साथ में क्या होते हैं, इसके अंदर 5 कतारों में सीलिया लगी होती हैं। वो सीलिया और श्लेष्मिक जो ग्रंथियां हैं वो क्या करती है, केवल और केवल जो भोजन यहाँ पर बिखरा रहता है फेरिंक्स में, उस भोजन को श्लेष्मा चिपका करके गठनुमा संरचनाएं बनाता है और जो सीलिया वो हिलते हैं तो उस भोजन को कहाँ खिसकाते हैं, इसे ओइसोफेगस की ओर खिसकाते हैं। तो एंडोस्टाइल क्या है एक्चुअल में, इसके डेफिनेशन की बात करें तो एंडोस्टाइल क्या है कि फेरिंक्स के फर्श में पाई जाने वाली एक खांच है जिसके अंदर श्लेष्मिक ग्रंथियां और क्या पाई जाती है, साथ में सीलिया पाई जाते हैं। तो ये क्या कहलाती है, इसकी एंडोस्टाइल कहलाती है। एक संरचना क्या है इसकी, डोर्सल लैमिना। अब डोर्सल लैमिना आपको दिख रही है, ये केवल फेरिंक्स के छत भाग में पाई जाने वाली क्या है, संरचना है। तो जो छत भाग में पाई जाने वाली ये जो संरचना है डोर्सल लैमिना, ये लगभग 1 से 1.5 सेंटीमीटर लंबी होती है। क्या होती है, 1 से 1.5 सेंटीमीटर लंबी संरचना होती है। और ये जो डोर्सल लैमिना है ये लैंग्वेट्स यानी जीवनुमा संरचनाओं से बनी रहती है। किससे बनी रहती है, इस प्रकार की जीवनुमा संरचनाओं से बनी रहती है। यूँ इस तरह से ये जो संरचना इसमें लटकी होती है और ये कुल दूरी कितनी होती है, 1 से 1.5 सेंटीमीटर होती है। जो ये पूरी दूरी 1 से 1.5 सेंटीमीटर होती है और इसके अंदर क्या लगी होती है, लैंग्वेट्स, LNGUETS, लैंग्वेट्स यानी जीविकाएँ। जीविकाएँ मतलब जीवनुमा संरचनाएं लटकी होती है यहाँ पर। तो ये जो डोर्सल लैमिना है इसकी परिभाषा क्या है, 1 से 1.5 सेंटीमीटर लंबी संरचना जो कि लैंग्वेट्स जीविकाओं से बनी होती है और जो फेरिंक्स के किस में पाई जाती है, छत में पाई जाती है। इसका काम क्या है कि सेम जो एंडोस्टाइल का काम वैसा ही इसका काम है। ये भी क्या करती हैं, जीविकाएं जब हिलती हैं, ये हिलती रहती हैं, इस तरह से हिलेंगी तो क्या होता है कि जो भोजन बिखरा हुआ है पूरी फेरिंक्स में वो कहाँ खिसक सकता है, ओइसोफेगस की ओर। तो ये क्या है, फेरिंक्स है। तो फेरिंक्स जो है उसके 3 मुख्य चीज़ें क्या है। पहली तो इसकी संरचना जो होती है, इसके अंदर कौन सा क्षेत्र होता है, प्रीब्रैंकियल जोन होता है। प्रीब्रैंकियल जोन जिसके अंदर क्या होता है, पेरीफेरेंजियल बैंड होते हैं 2 और पेरीफेरेंजियल क्या होती है, ग्रूव होती है जिसके अंदर सीलिया लगे होते हैं जो भोजन को छानने का काम करते हैं। उसके बाद में इसकी जो दीवार होती है इसके अंदर स्टिग्मेटा होते हैं और डोर्सल और ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। इसमें इसकी दीवार के अंदर जो श्वसन से संबंधित बात है या अंग है या भाग है। उसके बाद में इसके अंदर डोर्सल लैमिना जो कि छत में पाई जाती है और जो एंडोस्टाइल है वो कहाँ पाई जाती है, फर्श में पाई जाती है। उसके बाद में फेरिंक्स बहुत बड़ा भाग है जो आगे किस में खुलता है, ओइसोफेगस में। ओइसोफेगस जो एक छोटा सा भाग होता है जो कि आगे फेरिंक्स को किससे जोड़ता है, स्टमक में। स्टमक की एक लंबी नलिकाकार संरचना होती है और इसके अंदर क्या होता है कि पाइलोरी ग्लैंड पाई जाती है और साथ में जो लीवर सेल्स है वो भी या लीवर ग्लैंड है वो कहाँ खुलती है, स्टमक में खुलती है। तो भोजन का पाचन मोस्टली कहाँ पर होता है, इसे स्टमक में होता है। स्टमक आगे एक मोटी यू शेप की या लूप के आकार की घुमावदार संरचना इंटेस्टाइन में खुलती है और इंटेस्टाइन के
अंदर भोजन का पाचन क्या होता है, पूर्ण हो जाता है, और साथ में क्या होता है, अवशोषण होता है। और ये जो अपने आगे इंटेस्टाइन आगे किस में खुलती है, रेक्टम यानी मलाशय में खुलती है, मलाशय किस में खुलता है, आगे एनएस में। अब देखिएगा ये एनएस हमने क्या कर रखा है एक्चुअल में कि इस भाग को बाहर निकाल रखा है। एक्चुअल में ये बाहर हमने समझने के लिए निकाला है। एक्चुअल में यहाँ पर ये इस तरह से लटका हुआ नहीं होता है। ये भाग जो एनएस वाला भाग है, ये एनएस वाला भाग इस जगह आकर के खुलता है, और यहाँ पर आपको पता है फेरिंक्स के अंदर नहीं खुलता है, बल्कि हमने यहाँ पर ये बात की ना एट्रियल कैविटी, इस एरिया के अंदर खुलता है। ये इस एरिया के अंदर खुल गया एट्रियल कैविटी के अंदर। कौन सा भाग, एनएस। तो यहाँ जो भी देखो उत्सर्जी पदार्थ होगा एनएस वाला, वो यहाँ छोड़ दिया जाएगा। यहाँ से फिर ये जो ब्रेंकियल साइफन है, एट्रियल साइफन है, एट्रियल साइफन से होते हुए एट्रियल जो अपर्चर शरीर से जो जल बाहर निकल रहा है उसे बाहर निकाल दिया जाता है। अब देखिएगा स्टूडेंट, ये तो हो गया इसका स्ट्रक्चर। अब देखिएगा एट्रियल जो साइफन है इसके अंदर भी स्फिंक्टर पाया जाता है, ये थोड़ा नोट कर लेना। इसके अंदर भी क्या पाया जाता है, स्फिंक्टर पाया जाता है। और ये चारों नुमा एट्रियल क्या होता है, अपर्चर होता है। अब मैं इसका थोड़ा सिस्टम आपको बताता हूँ कि इसका सिस्टम क्या रहता है, कहाँ से कहाँ क्या रहता है। तो देखिएगा सबसे पहले बात करें जल देखिएगा कहाँ से घुसता है, थोड़ा सा ध्यान से देखने की जरूरत है, सिस्टम पूरा समझ में आ जाएगा। ब्रेंकियल अपर्चर से जल घुसेगा, यानी माउथ में घुसेगा, माउथ से ब्रेंकियल बकल कैविटी में आएगा, बकल कैविटी से कहाँ आएगा, ब्रेंकियल साइफन में आता है। अब ब्रेंकियल साइफन में जैसे ही आता है तो जल की मात्रा का कंट्रोल कौन करता है, यहाँ पर लगे हुए स्फिंक्टर। कौन, स्फिंक्टर जो पेशीय संरचना होती है। फिर क्या होता है, यहाँ पर 64 क्या लगे होते हैं, टेंटिकल्स लगे होते हैं। वो क्या करेंगे, उस जल को छान देंगे। जल को जब छानेंगे तो उसमें से उपयोगी भोज्य पदार्थ है उनको उस जल के साथ ही आगे जाएंगे, क्योंकि जल ही अंदर जाएगा यहाँ, तो जल के साथ छोटे भोज्य पदार्थ आगे चले जाएंगे। जो बड़े भोज्य पदार्थ हैं उनको यहीं से रिजेक्ट करके वापस बाहर निकाल दिया जाता है। अब जो छोटे भोज्य पदार्थ अंदर गए, यहाँ पर फिर क्या होता है कि प्री ब्रेंकियल जो जोन होता है, यहाँ पर और सीलिया लगी होती हैं, पेरीफेरेंजियल जो बैंड होते हैं, ग्रूव होती है, वहाँ पर वो और भोजन को छान देंगे, यानी और जो उपयोगी भोजन है उन्हीं को और आगे जल के साथ जान देंगे। शेष जो भोज्य पदार्थ उनको वापस जो कोई काम के नहीं, उनको वापस यहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है। अब क्या होगा, जो भोजन है उनको सेलेक्ट कर लिया, उनको छान लिया गया। अब वो भोज्य पदार्थ जल के साथ कहाँ गए, इस पूरी फेरिंक्स में फैल जाते हैं। फेरिंक्स में फैल गए, साथ में जल है, जल जो अंदर आ रहा है उसके अंदर क्या है, ऑक्सीजन है और भोज्य पदार्थ है। अब क्या होगा, भोज्य पदार्थ सारी फेरिंक्स में बिखर चुके हैं, उनको क्या किया जाता है, जो एंडोस्टाइल है इसकी जो सीलिया है और साथ में श्लेष्म ग्रंथियाँ वो चिपका करके गठरनुमा संरचना इन बंडल से बना देती हैं। तो वो सीलिया जब हिलते हैं वो किधर की ओर हिलते हैं, वो इस ओइसोफेगस की ओर हिलते हैं। और साथ में जो पार्श्व की दीवारें हैं और जो छत भाग में चिपके भोजन के कण उनको ये डोर्सल लेमिना है, ये कहाँ खिसका देती है, हिलते हिलते इसकी जो लैंग्वेट्स होती हैं कहाँ खिसका देते हैं, ओइसोफेगस की ओर। अब देखिएगा भोजन के कण केवल आगे की ओर जा रहे हैं, जल आगे नहीं जाएगा। जल क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि इस फेरिंक्स के अंदर जो भरा हुआ जल है वो इन स्टिग्मेटा से कहाँ निकल जाता है, बाहर। और बाहर कहाँ आएगा, इस कैविटी के अंदर। ये कैविटी कौन सी है, एट्रियल कैविटी। तो एट्रियल कैविटी में जल बाहर आ गया। अब जल एट्रियल कैविटी के अंदर भरा है। अब ये एट्रियल कैविटी से जो जल है वो जब बाहर निकलेगा तो आपको पता होना चाहिए इस प्रकार से इसके इन प्रत्येक स्टिग्मेटा के चारों ओर क्या होती है, लॉन्गिट्यूडिनल और ये कौन सी ट्रांसवर्स ब्लड वेसल्स होती है। तो जो जल बाहर निकल रहा है स्टिग्मेटा से एट्रियल कैविटी में आ रहा है, तो उसके दौरान क्या होता है कि ये ब्लड वेसल्स के अंदर CO2 होती है, वो ब्लड वेसल्स की CO2 तो उस जल में छोड़ दी जाती है और जो जल के अंदर ऑक्सीजन होती है वो इन ब्लड वेसल्स के अंदर आ जाती है, इन गैसियस एक्सचेंज हो जाता है। तो इस प्रकार फेरिंक्स ने दोनों काम किए, अंदर की ओर तो भोजन को इकट्ठा करके ओइसोफेगस की ओर भेज रही है और साथ में बाहर की ओर जब जल निकलता है एट्रियल कैविटी फेरिंक्स से एट्रियल कैविटी की ओर जब जल निकलता है तो गैसों का एक्सचेंज भी हो जाता है। इस प्रकार ये फेरिंक्स है जो मैंने पहले भी बताया था, दोनों काम करती है, शोषण का काम भी करती है और भोजन को लेने का काम भी करती है। उसके बाद में अब जल क्या हुआ, स्टिग्मेटा से होते हुए एट्रियल कैविटी में आ गया। एट्रियल कैविटी से जल कहाँ आता है, इस साइफन में आता है। इस साइफन का नाम क्या है, एट्रियल साइफन है। एट्रियल साइफन से जल जो है वो कहाँ निकल जाएगा, एट्रियल अपर्चर से होते हुए शरीर से बाहर निकलता है। अब देखिएगा, अब जो भोजन के कण थे उनको यहाँ अंदर रोक दिया गया है। अब मैं आपको बताता हूँ फेरिंक्स की दीवार में भी सीलिया लगे होते हैं, तो वो फेरिंक्स की दीवार की जो सीलियाँ हैं वो क्या करते हैं, इस डोर्सल लेमिना और एंडोस्टाइल के जो सीलियाँ हैं और श्लेष्म ग्रंथियाँ हैं उनके द्वारा जो बंडल बने भोजन के उनको वो हिलते हैं। हिलने से क्या होता है, सारे का सारा जो भोजन है वो कहाँ जाएगा, ओइसोफेगस में। ओइसोफेगस से कहाँ आएगा, स्टमक में। स्टमक में क्या होता है, लीवर और जो पाइलोरी ग्लैंड होती है भोजन का पाचन शुरू कर देती है। उसके बाद में जो बचा हुआ भोजन इंटेस्टाइन में जब जाता है तो वहाँ क्या होता है कि भोजन का मैक्सिमम पाचन हो जाता है और साथ में भोजन का अवशोषण भी हो जाता है। अब जो अपचित भोजन है वो कहाँ आता है, आगे रेक्टम में आता है और रेक्टम से कहाँ जाता है, एनएस में। अब ये एनएस
एनएस मैंने बताया कहाँ खुलती है, इस एरिया के अंदर खुलती है। और कौन से भाग में खुलती है? एट्रियल कैविटी में खुलती है। अब एट्रियल कैविटी से जो जल बाहर निकल रहा है इस साइफन, कौन से साइफन से? एट्रियल साइफन से होते हुए एट्रियल अपर्चर से जो जल बाहर निकल रहा है, तो ये एनएस क्या करती है, वहाँ पर उन उत्सर्जी पदार्थों को, भोज्य उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकाल देती है और वो जल के साथ एट्रियल साइफन में आ जाते हैं। एट्रियल साइफन से होते हैं एट्रियल अपर्चर से शरीर से बाहर निकल जाते हैं। तो एट्रियल अपर्चर जो क्लोएका की तरह भी बिहेव करता है। तो स्टूडेंट्स ये जो आज आपने देखा है ये पाचन तंत्र है किसका? अपने हर्डमानिया का। तो ये आपको शायद समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो आप ग्रुप के अंदर क्वेश्चन पूछ सकते हैं इससे संबंधित। और साथ में कल अपने जो बात करेंगे, कल अपने जो डायग्राम देखेंगे वो इसका जो प्रीफ्रैंकियल जोन है और उसमें पेरिफेरेंजियल बैंड क्या है, पेरिफेरेंजियल ग्रुप क्या है, डोर्सल लैमिना को देखेंगे, एंडोशेल का डायग्राम अपने देखेंगे। थैंक यू।